नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं, खास पेशकश के साथ हाजिर हूं। क्या आप एक छात्र हैं? क्या आपकी रुचि विज्ञान साइंस में है? क्या आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं या फिर साइंस टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए खास मौका है अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का, अपनी दक्षता को इन्हेंस करने का, इंक्रीज करने का, उसको और धारदार बनाने का, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप के रूप में मोटी रकम प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर आपके सामने है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रक्षा मंत्रालय के अधीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में DRDO के नाम से भी जानते हैं। DRDO अब तक इस कड़ी में 2 ऐसे कंपटीशंस आयोजित करा चुकी है और उसकी समाप्ति के बाद पुनः एक और कंपटीशन उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम डेयर टू ड्रीम 3.0 रखा गया है। डेयर टू ड्रीम से आप समझ रहे होंगे कि आपको ये चुनौती दी गई है, आपके सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि आप बड़ा सपना देखें। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि फेल्योर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग एनफ। अगर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो फिर फेल्योर हमारे को ओवरटेक नहीं कर सकता, यानी हमसे आगे जो विफलता है वो नहीं जा सकती। हम हमेशा उसे सफलता में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, यानी आपको हमेशा सपना देखना पड़ेगा। यह सोने वाला सपना नहीं, सोने वाली ड्रीम नहीं, बल्कि जगी हुई आँखों से सपना देखना पड़ेगा। तभी आप अपने ड्रीम को फलीभूत करने के लिए पूरी ताकत से जुड़ जाएंगे, अपनी क्षमता को धारदार बनाने के लिए, अपनी दक्षता को इन्हेंस करने के लिए। तो बहरहाल आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डेयर टू ड्रीम 3.0 के बारे में, जो एक इनोवेटिव कंटेस्ट है लॉन्च्ड बाय DRDO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी याद में, उसी विजनरी, उसी लीजेंडरी की याद में इसका आयोजन किया जाता है। डॉक्टर कलाम फर्स्ट espoused द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडियाज़ वेरी ओन डेवलपमेंट मॉडल। जैसा कि आप उनके बारे में जानते हैं कि वो देश नहीं, दुनिया के एक महान ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है। इसके बाद जो डेयर टू ड्रीम है, इसकी संरचना क्या होगी, इसमें कौन एलिजिबल होंगे, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, पार्टिसिपेट करने के प्रोविज़न्स क्या हैं, आप कैसे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वो कौन से ऐसे कंसेप्ट होंगे जिस कंसेप्ट पर आपको काम करना होगा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी सामने रखी गई हैं जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाकर आपको उनके सामने देना होगा। वास्तव में ये डेयर टू ड्रीम 3.0 जो लॉन्च की गई है इनोवेटिव कंपटीशन या कंटेस्ट, ये आत्मनिर्भर भारत को एनकरेज करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो और इसके लॉन्च करने के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है, जिनके आधार पर, जिनके विज़न को
फलीभूत करने के लिए, धरातल पर उतारने की दृष्टि से इसे लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, राइट प्लेटफॉर्म, जस्ट टू प्रोवाइड राइट प्लेटफॉर्म टू द नेशंस इनोवेटर्स in order to unearth and realize their disruptive ideas and concepts in different disciplines of emerging technologies possessing military and dual use identified by DRDO for enhancing defense capabilities। यानी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की दृष्टि से जो नए नए आइडियाज़ हैं, और ऐसे आइडियाज़ जो एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, जो बिल्कुल एक नया रास्ता दिखा सकता है, नई चीज़ दुनिया को दे सकता है, खासकर डिफेंस वर्ल्ड को। तो उसके लिए जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर स्टूडेंट हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने की दिशा में ये लॉन्च किया गया है। सवाल उठता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें आप स्पष्ट तौर पर यह समझ लें कि इसमें इंडिविजुअल के रूप में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड योर एज मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स। यानी कि 18 साल से ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंडिविजुअली कंटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा इसका प्रोविज़न है कि स्टार्टअप्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनके साथ ये कंडीशन और है कि जो कि DPIIT के साथ अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो ही वो स्टार्टअप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिविजुअल का मतलब केवल एक व्यक्ति ही अकेला इसमें इस कंटेस्ट में शामिल हो सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। कंटेस्ट में आप एक से अधिक यानी मैक्सिमम 4 व्यक्ति, 4 स्टूडेंट्स, चाहे वो आप कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हों, तो किसी टेक्निकल या किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, या कोई और काम अपने ही लेवल पर स्वयं आप कर रहे हैं, तो वो आप मैक्सिमम 4 people can be members of your one team that will be considered as an individual entry. So you must be clear that you can participate individually and you can have 4 members in your team also. You can participate lonely and you can have 4 members in your team also. And number 2, startups, ऐसे startups जो कि who are recognized by DPIIT। अब सवाल उठता है कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस इसके 2 स्टेप्स रखे गए हैं। द एंट्रीज रिसीव्ड विल बी जज्ड बाय अ 2 stages प्रोसेसेस। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, इट विल बी स्क्रीन बाय डोमेन एक्सपर्ट कमिटी। जो डोमेन एक्सपर्ट कमिटी गठित की जाएगी DPIIT के द्वारा, वो इसकी पहले स्क्रीनिंग करेंगे कि आपने जो कंसेप्ट दिया है, जो आइडियाज़ आप इसमें आपने एंट्री की है, उस आइडियाज़ का बर्थ क्या है वास्तव में, और वो कितना वैल्यूएबल हो सकता है, फार साइटेडनेस की दृष्टि से, फ्यूचर की दृष्टि से भी वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है, कितना वो एक्सक्लूसिव है या एक जनरल आइडियाज़ कहीं से उठाकर दे दी गई है। दूसरा जो इसका स्टेज होगा वो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड रैंकिंग बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी। तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उसके बाद, और फिर उसकी रैंकिंग भी तय की जाएगी उसके आधार पर, उसके कंटेंट के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके आइडियाज़ के सेंस के आधार पर, और कितना वो फ्यूचरिस्टिक है उसके आधार पर एक्सपर्ट कमिटी उसे इंडिपेंडेंटली उसको शॉर्ट लिस्टिंग करके और उसकी रैंकिंग करेगी। अब सवाल आता है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे यू कैन बी एन एप्लीकेंट और यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंटेस्ट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा
और इसके लिए DRDO.res.in/dare2dream इस पोर्टल पर जाकर आप वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई मस्ट रिपीट द डोमेन नेम ऑफ दैट वेबसाइट अगेन, you please clear that you must be clear and you please hear this very carefully that the website is drdo.res.in/dare2dream वेबसाइट। ये DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अलग से Dare2Dream 3.0 के लिए लॉन्च की गई है और वहाँ जाकर आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड आइदर इन इंडिविजुअल और स्टार्टअप कैटेगरी, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि मैक्सिमम 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 डिफाइंड टीम लीडर कैन participate under individual category. So you must be clear that individually or lonely you can participate as an individual, and another part of this individual participation is that you can have 4 members including 1 defined team leader in your team. And fourth one is an individual having startup may apply in the capacity of as well as of individual as well as स्टार्टअप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे अब टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसके हैं, जो चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में भी दी गई हैं। और जहाँ तक कुछ ब्रीफिंग में आपको कर दूँ कि द राइटअप शुड आइदर बी सबमिटेड इन हिंदी और इंग्लिश। जो कंसेप्ट आप इसमें सबमिट करेंगे वो राइटअप आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब क्योंकि भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर्वाधिक फोकस है कि जो साइंस की पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, अब हिंदी में भी, हिंदी ही नहीं बल्कि और अन्य रीजनल जो लैंग्वेजेज हैं उसमें भी पढ़ाई जाने की शुरुआत हो चुकी है। कई स्टेट्स में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ये इस तरह के स्टेप्स अब उठा लिए हैं और कुछ कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। खासकर हरियाणा में भी 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस प्रकार के स्टेप्स अब उठाए गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपकी भाषा हिंदी है और वो मजबूत है और हिंदी में ही आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंग्लिश में तो है ही, क्योंकि साइंस का प्रोविज़न है, तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। दूसरा है नो रेफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन सबमिटिंग द पर्सनल प्रपोजल शुड बी मेड इन द प्रपोजल, यानी कि किसी भी आइडेंटिटी का रेफरेंस इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबमिट नहीं करेंगे अपने जो प्रपोजल है। इफ़ डन सो इट शैल लीड टू द एंट्री गेटिंग रिजेक्टेड, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड जो कंडीशन है इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू वेट टिल द क्लोजर टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एंट्रीज, कि आप ये सोचते हैं कि अब समय आएगा, जब आएगा लास्ट में हम सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जैसे ही समय मिलता है आप फटाफट से जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो DRDO है या जो ऑर्गेनाइज़र होंगे DRDO ही है, उन्हीं के सुपरविजन में ये कंटेस्ट लॉन्च की गई है। तो शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट और नॉन रिसिप्ट ऑफ एंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ सर्वर एरर्स एंड ट्रैफिक। तो इसीलिए आप अगर थोड़ा समय रहते अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसमें कोई अगर टेक्निकल दिक्कत आती है तो तत्काल आप संपर्क कर सकते हैं, उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपनी उस एरर को आप फिर ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि तकनीकी दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं और अगर आप लास्ट मिनट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो संभव है किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आप इससे डेप्रीव्ड हो सकते हैं, वंचित रह सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से। सो फोर्थ कंडीशन इज DRDO ऑर्गेनाइजर may decide to associate with the proposer for further development of the proposed concept और आइडिया। उसको पूरा आपका जो प्रपोजल है, जो कंसेप्ट है या आइडियाज़ है,
उसके डेवलपमेंट की दृष्टि से वो DRDO या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वही फाइनल अथॉरिटी होगी और वही वो डिसाइड करेंगे कि आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। संभव है कुछ समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस इस पर लगाने की आवश्यकता हो सकती है। तो वो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब के सब DRDO या फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वही तय करेगी। पांचवा इसका कंडीशन है, द डिसीजन ऑफ द डोमेन एक्सपर्ट कमेटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी विल बी फाइनल। यू मस्ट बी क्लियर, यू ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट बी clear that the decision of the domain expert committee or independent expert committee will be final. No communication will be entertained into with any person in relation to any decision of the committee or process. So it is not questionable. The result of the committee, the result of this contest will not be questionable. So you must be clear. आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी फैसला होगा, जो निर्णय आ जाएगा आपके आइडियाज़ के बारे में या आपकी एंट्री के बारे में, आपके पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो फाइनल होगा एक्सपर्ट कमेटी या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का फाइनल निर्णय होगा। और उसके संबंध में आप अगर कोई क्वेरीज उनसे जानना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ओनली विनर्स शैल बी इंटीमेटेड बाय DRDO। जो विनर होंगे, जो इस कंटेस्ट में जीतेंगे, विजयी होंगे, सफल होंगे, केवल उन्हीं को DRDO या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से जानकारी दी जाएगी। मैक्सिमम 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 डिफाइंड टीम लीडर कैन पार्टिसिपेट अंडर इंडिविजुअल कैटेगरी, जो कि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द टीम लीडर हैज़ द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल और स्टार्टअप। जो टीम लीडर है उसको उसके पास अधिकार होगा रिप्रेजेंट करने का अपनी टीम को या फिर अपने स्टार्टअप को। आगे है, ऑल प्राइजेज विल बी अवार्डेड एंड पेड इन INR, यानी इंडियन रुपीज़ में आपको वो अवार्ड दिए जाएंगे। जो विनर्स होंगे, जो इसके सफल होंगे, जो विजयी होंगे, चेक के रूप में या फिर ECS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी उनको दिए जा सकते हैं। उसके बाद टैक्सेस ऑन प्राइज मनी आर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विनर्स रिसीविंग प्राइजेज। उस पर ये टैक्सेबल भी होगा और वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। प्राइज में सब्जेक्ट टू टैक्स रिपोर्टिंग अदर पर्पसेस। एप्लीकेबल विनर्स एग्री टू सप्लाई ऑर्गेनाइज विद एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अफेक्ट द सेम एंड टू फुल्ली कोऑपरेट इन फुलफिलिंग ऑल एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स। कि इसमें जो भी कानूनी आवश्यकता होगी, जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की, जिस प्रकार के इंफॉर्मेशंस की अगर DRDO या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपसे मांगती है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी, आपके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे, आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये एक्सपर्ट कमेटी का निर्णय अंतिम फैसला होगा। और एप्लीकेशंस बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन grant DRDO organizer and its affiliated units ministries all rights to reproduce। जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सब कुछ जो भी अधिकार है वो सब उन्होंने अपने पास रखा हुआ है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, और इसके इवैल्यूएशन से लेकर के आइडियाज़ के सिलेक्शन को तक या फिर इसकी रैंकिंग करने तक सब कुछ उनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा और वो जो निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा। While DRDO organizers shall take all possible measures to ensure protection of intellectual property। अब सवाल उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जो आइडियाज़ हैं, संभव है किसी ने चोरी करके अपने आइडियाज़ के रूप में आपके सामने उन्होंने कंटेस्ट में प्रस्तुत कर दिया, तो इन चीज़ों को भी देखने की जिम्मेदारी DRDO की है या ऑर्गेनाइज़र की है और वो इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अपने आइडियाज़ के राइटअप आप वहाँ सबमिट करते हैं तो वो टैली करेंगे, आइडियाज़ को देखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट और बहुत धुरंधर लोग वहाँ एक्सपर्ट कमेटी में होते हैं, चाहे इंडिविजुअल कमेटी वो एक्सपर्ट हो या फिर कोई कमेटी हो, तो वो इन क्षेत्रों के बड़े अनुभवी लोग होते हैं, कई दशकों कई वर्षों
का उनके पास अनुभव होता है इन क्षेत्रों में काम करने का, तो इसीलिए वो इस पर कड़ी नज़र बनाए रखेंगे। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका भी यहाँ ख्याल रखा जाता है कि वो भी वायोलेट नहीं हो किसी भी दृष्टि से। आप किसी का अनुसरण करके, किसी की कॉपी करके आप यहाँ थोड़ा सा तरमीम, थोड़ा अमेंडमेंट करके आप यहाँ वो आइडियाज़ ना दे रहे हों, या फिर किसी और की चोरी करके या कॉपी करके, तो उसका भी ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि कहीं इधर उधर से, क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना है, व्यक्ति उस पर एसेस करने लगता है और उसमें से कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं थोड़ा तरमीम करके, थोड़ा संशोधन करके, और वो अपने नाम से फिर वो उसको पब्लिश करने लगते हैं या फिर उस पर काम करता हुआ दिखाते हैं। तो ये लीगली सही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये वायलेशन होगा और आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसके लिए सेपरेट लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ है संसद से। सो DRDO ऑर्गेनाइजर्स एज्यूम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, ओमिशन, इंटरप्शन, डिलीशन, डिफीट, डिले इन ऑपरेशन फॉर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन लाइन फेल्यूर। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए, अगर तकनीकी दृष्टि से कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए DRDO जिम्मेदार नहीं है। एप्लीकेंट्स रिप्रेजेंट वारंट एंड convenient that the submission do not first infringe on any third party intellectual property rights and further do not violate any conveniently obligations of the applicant। जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक बड़ा इशू है, खास करके रिसर्च के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा इतना विरोधाभास है, इतनी मारामारी है, इतने चैलेंजेस हैं और इतने आपस में संघर्ष हैं। और दूसरा, एक देश दूसरे देश के बीच में भी ज़बरदस्त इस मुद्दे पर तनाव है और एक प्रतिस्पर्धा ज़बरदस्त है। और वो प्रतिस्पर्धा, अब मैं यूँ कहूँ कि अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा आज की तारीख में दुनिया में आ गई है। तो इसीलिए उन चीज़ों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी इससे संबंधित लॉ हैं, कानूनी प्रावधान हैं, आपको उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी इसमें शर्तें हैं और आप DRDO की साइट पर जाकर उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और भी विस्तार से आपको जानकारी मिल सकती है। जब आप वहाँ अप्लाई करने के लिए उस साइट पर जाएंगे तो आपको ये पूरी जानकारी और भी डिटेल में मिलेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके मन में अभी भी आ रहे होंगे कि जैसे कि द कंटेस्ट ओपन टू इंडिविजुअल्स एंड स्टार्टअप्स ओनली और कैन आई पार्टिसिपेट एज ए टीम। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सिंगल मेंबर भी, टोटल मैक्सिमम 4 मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विल ऑल माई टीम मेंबर्स रिसीव्ड कैश अवार्ड ऑन विनिंग। कैश अवार्ड्स विल बी हैंडेड ओवर टू रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। जो आपके टीम लीडर के रूप में जो रजिस्टर्ड होंगे उनको वो कैश अवार्ड दिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है लीगली भी और मोरली भी कि अगर 4 लोगों ने मिलकर उस पर काम किया, उस आइडिया पे काम किया है और आप सफल हुए हैं, जो अवार्ड आपको दिया जाएगा कैश अवार्ड, उसमें आपके चारों के हिस्से निश्चित रूप से होने चाहिए। और अगर आपने आपस में पहले से डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा कुछ सिस्टम आपने तय किया हुआ है कि हम इस प्रकार के शेयर में, रेशियो में हम उसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी अपनी बात होगी। अदरवाइज फिर एक लीगल डिस्प्यूट और क्रिएट हो सकता है। आगे आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कैन आई पार्टिसिपेट इन अगेंस्ट ओनली वन प्रॉब्लम और अगेंस्ट मल्टीपल प्रॉब्लम्स? येस, यू कैन सबमिट अप टू 5 एंट्रीज। आप 5 एंट्री तक आप सबमिट कर सकते हैं, आइदर अगेंस्ट वन प्रॉब्लम और मोर देन वन प्रॉब्लम एज पर योर चॉइस। दूसरा, आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि क्या कैन आई सबमिट मल्टीपल एंट्रीज अगेंस्ट अ सिंगल प्रॉब्लम? क्या एक सिंगल प्रॉब्लम के अगेंस्ट में मल्टीपल एंट्रीज आप सबमिट कर सकते हैं क्या? यू कैन सबमिट मल्टीपल एंट्रीज, दैट इज से अ मैक्सिमम 5 एंट्रीज। यू मे सेलेक्ट टू सबमिट ऑल 5 एंट्रीज अगेंस्ट वन प्रॉब्लम और मोर देन वन प्रॉब्लम एज पर योर एक्सपर्टीज एंड कन्वीनियंस। ये आपके अपने अनुभव, आपकी दक्षता, आपकी क्षमता, आपकी एफिशिएंसी और आपकी कन्वीनियंस यानी आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। आगे सवाल उठता है, हाउ विल माई एंट्री बी इवेल्युएटेड? जो मैंने आपको बता दिया कि इसके 2 स्टेजेस होंगे। एक स्टेजेस में आपके आइडियाज़ को इवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा
और उसके बाद सेकंड में जो एक्सपर्ट कमेटी होगी फिर वो उसकी रैंकिंग कर देंगे। आगे ये सवाल आपके दिमाग में और संभव है आ रहा हो, डू आई नीड टू कम टू स्पेसिफिक प्लेस फॉर पार्टिसिपेशन? इनिशियली you have to submit the entries online. The evaluation committee on their discretion may ask to come to a specific place for discussion, presentation etc. ये उस evaluation committee पर डिपेंड करता है कि आपको अगर स्पेसिफिक किसी प्लेस पर बुलाया जाता है तो फिर आपको वहाँ जाकर अपना प्रेजेंटेशन देना होगा या फिर जो आपके मॉडल्स हैं वो वहाँ एग्जिबिट करने होंगे। As part of the organizer will have no responsibility to reschedule the date and time of participation in any case. आप समझ लीजिए, you must be clear that कि अगर आप किसी फिक्स डेट पर फिक्स टाइम पर आप वहाँ उस नहीं पहुँच पाए अपने को एग्जिबिट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को वहाँ प्रदर्शित करने के लिए, तो फिर रीशेड्यूलिंग डेट की नहीं होगी, यानी आपका पार्टिसिपेशन रद्द हो जाएगा। इसीलिए आप इस मामले में सावधानी अवश्य बरतेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, हु विल बियर द ट्रैवलिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंटेस्ट? बिल्कुल ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या जहां हम जाएंगे अपने एग्जीबिशन, अपने आइडियाज़ को एग्जिबिट करने के लिए, तो क्या आने जाने का खर्च सरकार देगी, DRDO से मिलेगा या वहाँ रहने की व्यवस्था होगी? पार्टिसिपेंट हैज़ टू बियर, ये सीधा सीधा आप समझ लें कि आपको खुद के अपने खर्चे पर ही आना जाना करना होगा या फिर फूडिंग और लॉजिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इट विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DRDO और ऑर्गेनाइजर। विल देयर बी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर evaluation लेटर? The evaluation committee on their discretion may ask for additional information to carry out complete evaluation of the entry. कि अगर मान लीजिए कोई आइडिया आपने सबमिट किया है तो उस आइडियाज़ के बारे में जो कुछ भी आपके पास प्रूफ हैं, जो कुछ भी आपने लिटरेरी वर्क कर रखा है या फिर आपने उस पर फिजिकल कुछ ऐसा वर्क किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, तो फिर प्रोटोटाइप अगर आपने ऐसा कुछ तैयार किया हुआ है जो आप एग्जिबिट कर सकते हैं और अपने आइडिया को और मजबूती से एक्सपर्ट कमेटी के सामने रख सकते हैं, तो इवैल्यूएशन कमेटी आपसे आवश्यकता के अनुसार उन चीज़ों को लाने के लिए कह सकती है। तो इसीलिए उस दृष्टि से भी आपको अपनी तैयारी अवश्य करनी चाहिए। सो डू आई नीड टू सबमिट ओनली आइडिया और मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड? येस, द एंट्री शुड बी एज comprehensive as possible. Presence of model or prototype help in better understanding of the solution. क्योंकि जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर आपने कुछ लिटरेरी वर्क किए हैं, रिसर्च किए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाए हैं और आपने कुछ उसके प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं और साथ साथ फिर अगर आपने कोई प्रोटोटाइप मॉडल आपने तैयार किया है, तो इन चीज़ों से आपके आइडियाज़ को मजबूती मिलेगी और आप मजबूती से उनके सामने ये रख पाएंगे। और रही बात जो आपकी समरी है, जो आप अपना आइडिया वहाँ सबमिट करेंगे, तो द 200 वर्ड रेस्ट्रिक्शन इज़ टू समराइज द सॉल्यूशन प्रोजेक्टेड। जो सॉल्यूशन आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो ये 200 शब्दों में ही आपको डालना होगा और ये PDF अटैचमेंट होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आपको ये 200 शब्दों में तैयार करिए और ये PDF के फॉर्मेट में ही आपको डालना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अब आप इतनी सारी बातें आपने सुन ली, अब आपके दिमाग में बात ये चल रही होगी आखिर वो प्राइजेस क्या हैं और उसकी मनी क्या है, कितनी DRDO की ओर से या सरकार की ओर से वो प्राइज मनी कितनी होगी, क्या अवार्ड दिया जाएगा। तो इसके लिए DRDO ने इस डेयर टू ड्रीम 3.0 के लिए 3 प्राइजेस निर्धारित किए हैं। फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीज़ की है, ये मैं इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने इंडिविजुअली अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्राइज़ आपको 5 लाख रुपीज़ की मिल सकते हैं अगर आप फर्स्ट प्राइज़ आपने विन किया तो। सेकंड प्राइज़ अगर आपके हाथ लगा तो आपको 4 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे और अगर आप थर्ड प्राइज़ आपने विन किया है, आप तीसरे नंबर पर विजयी रहे हैं, तो आपको 3 लाख रुपीज़ इंडिविजुअली दिए जाएंगे। यानी अगर आप एक टीम में
चाहे आप अकेले सदस्य हों या फिर 4 व्यक्ति हों, तो चारों को मिलाकर यही कुल अमाउंट, ये प्राइजेस के अमाउंट यही होंगे। अब बात आती है स्टार्टअप्स की। अगर आप स्टार्टअप्स के रूप में इसमें पार्टिसिपेट आपने किया या करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्राइज स्टार्टअप्स के लिए है 10 लाख रुपीज़, क्योंकि वो कंपनी है। दूसरा सेकंड प्राइज है वो 8 लाख रुपीज़ है, और थर्ड प्राइज है वो 6 लाख रुपीज़ है। तो ये हुई इस प्राइजेस की संरचना जो उन्होंने प्रोविज़न बनाया हुआ है डेयर टू ड्रीम 3.0 के लिए। अब बात आती है कि आप इसमें अप्लाई कब तक कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डेयर टू ड्रीम 3.0 जो कंटेस्ट लॉन्च की गई है, ये 4 अक्टूबर 2021 को लॉन्च कर दी गई है, और इसका जो इसके लास्ट डेट है सबमिशन का 1 दिसंबर 2021। प्लीज लिसन केयरफुली दैट इट इज स्टार्टेड ऑन 4 अक्टूबर 2021 and it will end on 1 दिसंबर 2021, यानी 1 दिसंबर 2021 को इसकी अंतिम तिथि है इसमें एंट्री डालने की, रजिस्टर करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इसीलिए आप इसमें जितना, लेकिन एडवाइस यही है कि जितनी जल्दी आप इसमें अप्लाई कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई बार एंट्री डालने में या सबमिट करने में, एप्लीकेशन डालने में बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं, सर्वर में दिक्कत आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो आप फिर रीट्राई कर सकते हैं, आप सही तरीके से उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने मिस्टेक्स को आप ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी करें, लास्ट मिनट में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे बचनी चाहिए। और जो कैटेगरीज हैं वो 2 ही हैं, इंडिविजुअल्स हैं और स्टार्टअप्स हैं। आगे मैं कुछ सब्जेक्ट आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं कि एरियाज फॉर कंटेस्ट है, कि जैसे आर्मामेंट टेक्नोलॉजी है, यानी मैं पहले बता, क्योंकि ये DRDO डिफेंस रिलेटेड संस्थान है, तो स्वाभाविक है कि इनका फोकस डिफेंस पर ही है। डिफेंस के जो रिलेटेड जो आज की तारीख में चैलेंजेस दुनिया के सामने आ रहे हैं, हमारे देश के आर्मी पर्सनल के सामने आ रहे हैं, डिफेंस पर्सनल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स हों, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं दूसरे देश की दृष्टि से, उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए सॉल्यूशन आपको देना है। तो आर्मामेंट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। उस क्षेत्र में भी अगर आप अपनी रुचि रखते हैं या उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तीसरा है माइक्रो टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। ये भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये क्षेत्र सामने आ गया है। कई देश इस मामले में बहुत आगे हैं, तो इसीलिए वो अपने पड़ोसी देशों को इससे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद 4th है नेवल टेक्नोलॉजी। तो नेवल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि दुनिया के 4-5 क्वाड का नाम आपने सुना होगा, दूसरे बहुत सारे पहले के भी, जैसे नाटो का आपने नाम सुना होगा, कुछ और भी ऐसे देश हैं, जैसे चाइना है, वो भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का सम्मेलन कर रहा है, और आपस में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का जो एक जॉइंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो नेवल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी आज एक बड़ी चुनौती है, और आपने देखा होगा कि जो ये भारतीय क्षेत्र है, जो हिंद महासागर का ये क्षेत्र है, इसमें आपने देखा बहुत ज़्यादा तनाव है आज की तारीख में। इसीलिए क्वाड का गठन किया गया है, 4 देशों ने मिलकर, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर। और उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि सामुद्रिक जो क्षेत्र है उसमें भी अतिक्रमण होने की आशंका या संभावना प्रबल हो गई है। खास करके चीन जैसे देश लगातार दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते रहते हैं, और अब धरती पर तो वो करते ही हैं, अब समुद्र में भी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से लड़ने के लिए उसके एक डेटरेंट, उसके प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाने की दृष्टि से भी भारत सरकार को या जो इंडियन डिफेंस हैं उसको भी नेवल टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने की बड़ी आवश्यकता हो रही है। तो इन क्षेत्रों में अगर आप अपनी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज इस पेशकश में इतना ही,
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर 18 ईयर्स से अपर एज के स्टूडेंट हैं तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and like also and subscribe my channel the public world। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस कंटेस्ट के बारे में आपको एक रेलेवेंट जानकारी मिल पाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।